इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ननकीराम कंवर का अल्टीमेटम खत्म, सीएम हाउस के सामने बैठेंगे धरने पर। कलेक्टर को हटाने की मांग पर अड़े हैं पूर्व गृह मंत्री। जीएसटी 2.0 घर बनाने का सपना होगा किफायती। सीमेंट के दाम घटे लेकिन ग्राहकों को नहीं मिल रहा है लाभ। तीस सितंबर को साई कैबिनेट की बैठक, नए मुख्य सचिव का होगा स्वागत। निवृत्तमान मुख्य सचिव को दी जाएगी विदाई। भाजयुमो की संभागीय बैठक, नेताओं ने कहा कि पार्टी की नीतियों को घर तक पहुंचाएं। संगठन मंत्री पवन साई ने भी रखी अपनी बात। सीजीपीएससी परीक्षा में एक और गड़बड़ी, मेरिट में अभ्यर्थी के चयन पर उठा सवाल। हाईकोर्ट ने सीजीपीएससी को जारी किया नोटिस। ओलंपिक एसोसिएशन की बैठक में सीएम का बड़ा ऐलान। ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। दरलीपारा स्कूल की हालत खस्ता, बच्चों की जान जोखिम में, पालक परेशान। ट्रैक्टर में सवार होकर पहुंचे एसडीएम ऑफिस। प्रशासन ने कहा मरम्मत का प्रस्ताव भेजा जा चुका। पीएम मोदी को वोट चोर कहने पर बवाल, मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस पर किया पलटवार। कहा विपक्ष कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। सरगुजा की रामगढ़ पहाड़ी सुर्खियों में, संरक्षण को लेकर केंद्र ने छत्तीसगढ़ सरकार को भेजा पत्र। कार्रवाई की मांग। रिपोर्ट। धमतरी में महंगा हुआ रावण, 7,000 से पहुंचा 50,000 रुपए तक का। फिर भी बजट में मनाया जाएगा दशहरा उत्सव। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और दिग्गज आदिवासी नेता ननकीराम कंवर कोरबा जिले के कलेक्टर अजीत बंसल को जिले से हटाए जाने की मांग को लेकर सरकार के सामने अड़े हुए हैं। पिछले दिनों उन्होंने सीएम विष्णुदेव साय और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव को इस संबंध में पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने कोरबा जिला कलेक्टर पर कई बड़े और गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर 3 दिनों के भीतर जिलाधीश को नहीं हटाया जाता तो वह इसके खिलाफ धरना देंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा था कि जांच के बाद ही किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ननकीराम सीएम के इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं है और अब उन्होंने रायपुर सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास के सामने अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठने की बात कही है। अपने नए पत्र में उन्होंने पूछा है कि आखिर जिलाधिकारी अजीत वसंत को सरकार का संरक्षण क्यों मिला हुआ है। ननकीराम ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री आवास में बैठे कुछ आईएएस अधिकारी के कंट्रोल के सरकार चल रही है। ननकीराम ने यह भी बताया है कि पिछली शिकायतों पर केंद्र की सरकारों ने भी संज्ञान लिया और कई आईएएस अफसरों पर कार्रवाई हुई, लेकिन इस बार उनकी मांग पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया है, यानी सीमेंट पर जीएसटी की दरें 10% कम हो गई है। राजधानी रायपुर में सीमेंट की कीमत होलसेल में 310 रुपये से लेकर 305 रुपये और रिटेल में 320 रुपये से लेकर 330 रुपये प्रति बैग थी। जीएसटी दर में कटौती के बाद सीमेंट अब प्रति बैग लगभग 20 से 25 रुपये तक का सस्ता होना चाहिए था, लेकिन रिटेलर अभी भी पुरानी कीमत पर ही उपभोक्ताओं को सीमेंट बेच रहे हैं।
बताया गया है कि जीएसटी की नई दर लागू होने के बाद सीमेंट कंपनियों ने सीमेंट की कीमत 20 से 25 रुपए तक कम कर दी है, लेकिन रिटेलरों के द्वारा अभी भी पुरानी दरों में ग्राहकों को सीमेंट बेचा जा रहा है। इसके चलते आम उपभोक्ताओं को सीमेंट पर जीएसटी दर में कटौती का सीधा लाभ नहीं मिल पा रहा है। निर्माण लागत में कमी, सीमेंट की कीमत घटने से ग्रामीण व शहरी इलाकों के सभी वर्ग के उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। वहीं निर्माण लागत पर सीधा असर पड़ेगा। मकानों के निर्माण लागत में कमी आएगी और आम लोग आसानी से मकान बना पाएंगे। सीमेंट की कीमत में प्रति बैग 20 से 25 रुपए तक की कमी आने से आम उपभोक्ताओं को काफ़ी राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में 30 सितंबर को अपराह्न 3:30 बजे से मंत्रालय महानदी भवन में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में निवर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन की विदाई दी जाएगी। वहीं नवनियुक्त मुख्य सचिव विकासशील का स्वागत किया जाएगा। राज्य के निर्माण के बाद यह दूसरा मौका होगा जब किसी निवर्तमान मुख्य सचिव को कैबिनेट में विदाई दी जाएगी। इससे पहले पूर्व मुख्य सचिव सुनील कुमार को फरवरी 2014 में कैबिनेट द्वारा विदाई दी गई थी। वहीं 30 सितंबर को कैबिनेट की बैठक में कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा सकते हैं। गौरतलब है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1994 बैच के अधिकारी विकासशील छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। वे 30 सितंबर को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद मंत्रालय महानदी भवन में राज्य के 13वें मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभालेंगे और मुख्य सचिव अमिताभ जैन की जगह लेंगे। बिलासपुर की खबर है, जहां पर भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया लगातार अलग अलग जिले और संभाग की बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर में युवा मोर्चा की संभागीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन विस्तार, आगामी कार्यक्रमों और युवा कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय, विधायक धर्मलाल कौशिक, विधायक धर्मजीत सिंह, भूपेंद्र सबन्नी सहित पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान नेताओं ने कहा है कि युवा मोर्चा भाजपा की रीढ़ है, इसलिए संगठन के युवाओं को रीढ़ बनकर समाज और पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने की जरूरत है। बैठक में कहा गया है कि आने वाले समय में युवा मोर्चा बूथ स्तर तक मजबूती से काम करेगा। संगठन मंत्री पवन साय ने कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा और जोश के साथ सक्रिय रहने का संदेश भी दिया। सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा में एक बार और गड़बड़ी का मामला सामने आया है। साक्षात्कार के समय मूल स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बगैर मेरिट में छात्र का चयन हो गया। अभ्यर्थी के इस चयन को दिग्विजय दास सिरमौर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी किया है और पूरा रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को तय की गई है। याचिकाकर्ता दिग्विजय दास सिरमौर ने कहा है कि विज्ञापन की शर्तों में स्पष्ट लिखा है कि उम्मीदवार को इंटरव्यू के समय एसडीएम द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी स्वतः ही रद्द मानी जाएगी। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया है कि चयनित उम्मीदवार प्रदीप कुमार सोनकर ने इंटरव्यू के समय मूल जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया और न ही बाद में मान्य प्रमाण पत्र पेश किया है। ऐसे में उसकी उम्मीदवारी पहले ही निरस्त हो जानी चाहिए थी। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की बेंच में सीजीपीएससी से पूछा कि प्रदीप कुमार सोनकर ने इंटरव्यू के समय मूल स्थायी जाति प्रमाण पत्र दाखिल किया था या नहीं। कोर्ट ने आयोग को नोटिस जारी कर पूरा रिकॉर्ड और नोटशीट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण
आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं। मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज यू आर हेयर डिजर्व ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर स्थित सर्किट हाउस सभागार में आयोजित छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा में बैठक में शामिल हुए। इस दौरान बैठक में वर्ष 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट का अनुमोदन, वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट प्रस्तुतिकरण एवं अनुमोदन, वर्ष 2025-26 के लिए ऑडिट की नियुक्ति सहित अन्य महत्वपूर्ण एजेंडा पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि अब छत्तीसगढ़ से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इन प्रतिभाओं को पहचान दिलाने और निखारने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। हमने पूर्व में बंद हुए खेल अलंकरण समारोह को पुनः आरंभ किया है और जल्द ही उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्मान समारोह भी प्रारंभ किया जाएगा। गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक अंतर्गत दरलीपारा प्राथमिक विद्यालय की जर्जर स्थिति को लेकर अभिभावकों में गहरी चिंता है। स्कूल भवन की छत से रोजाना सीमेंट की पपड़ियां गिर रही है और दीवारें भी अब कमजोर हो चुकी है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को लेकर पालकों की चिंता लगातार ही बढ़ती जा रही है। इसी चिंता को लेकर दर्जनों पालक ट्रैक्टर में सवार होकर गरियाबंद स्थित एसडीएम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों के भीतर स्कूल भवन की मरम्मत शुरू नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। पालकों ने कहा है कि वे अपने बच्चों को हर दिन डर के साए में स्कूल भेजते हैं और अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। पालकों की इस गंभीर पहल के बाद एसडीएम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए बीईओ को तलब किया और वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रशासन की ओर से यह भी जानकारी दी गई है कि भवन मरम्मत का प्रस्ताव पहले भी भेजा जा चुका है और अब बजट की स्वीकृति का इंतजार है। हमारे जो गांव का भवन है प्राथमिक शाला दरलीपारा का, वो बहुत ही जर्जर स्थिति में है और वहीं का जो मलबा गिरना शुरू हो गया है। तो उससे क्या है, पालकों में बहुत दहशत बढ़ गई है और हम लोग एसडीएम साहब को भी पिछले दिनों में हम लोग 8 तारीख को ज्ञापन सौंपने आए थे और उसमें जो 15 दिन का समय था वो 15 दिन में कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिला। तो हम लोग धरने में बैठने आए थे यही आज। जी, तो एसडीएम साहब आपको समझाइश दी है? जी। और बीओ साहब भी समझाए हैं? हाँ। अब क्या करेंगे आप लोग महीने भर के बाद? महीने भर का हम समय दिए हैं और महीने भर में कुछ भी नहीं होता है ना, हम लोग NH 36 में चक्का जाम करेंगे। होने की स्थिति की सूचना हमने उच्च कार्यालय को अवगत करा दिया है और अतिरिक्त कमरा की मांग भी कर दिया गया है। उच्च कार्यालय द्वारा जल्द ही पूरा करने की आश्वासन दे दी गई है। ग्रामीण दर्रीपारा स्कूल में स्कूल की समस्या को लेकर के आए थे, तो उनको बताया गया है कि अभी जो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में एक माध्यमिक स्कूल है वहाँ पे उनका पढ़ाई निरंतर रखने के लिए समझाया गया है और उसके जो मांग के संबंध में बीओ साहब भी हैं यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे चर्चा हुई है और उच्च कार्यालय को जो भी उचित कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया है और मैं निरंतर संपर्क में रहूंगा। इसमें जो भी समाधान हो सकता है इसमें करवाते हैं। तो ग्रामीणों का कहना है कि आर्थिक कक्ष बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके स्वीकृति के लिए कुछ बातचीत करेंगे कि सर आप उच्च अधिकारी से? हाँ बिल्कुल, इसमें बीओ साहब भी हैं तो बात हुई है, पत्राचार भी हुई है, इसमें कार्रवाई हुई। देश भर में कांग्रेस सत्तारूढ़ भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान चला रही है। पीएम मोदी को वोट चोर कहने पर छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग ने सबूत मांगे थे लेकिन कांग्रेस कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। जनता ने उन्हें एक लाइन में खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि कांग्रेस के पास अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। पीएम मोदी को पहले चौकीदार चोर कहा, अब वोट चोर बोल रहे हैं। वे जनता को गुमराह कर रहे हैं लेकिन प्रदेश और देश में उनका जनाधार खत्म हो चुका है। इसके अलावा कांग्रेस के संगठन सृजन पर मंत्री टंकराम वर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा में बूथ मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक लोकतांत्रिक नियुक्ति होती है। कांग्रेस में पहले ही राष्ट्रीय नेताओं की नियुक्ति होती है, फिर उसके नीचे अन्य नेताओं की।
भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र भेजकर सरगुजा की धार्मिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय धरोहर रामगढ़ पहाड़ी के संरक्षण की दिशा में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में भारत सरकार की ओर से जारी पत्र के अनुसार पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव के द्वारा 30 अगस्त 2025 को मंत्रालय को भेजे गए पत्र पर संज्ञान लेकर भेजा गया है। पत्र में कहा गया कि यह मामला राज्य सरकार से संबंधित है, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार से अनुरोध है कि वह मामले की जांच कर न्यायोचित कार्रवाई करे और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मंत्रालय को भेजें। आपको बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने कहा था कि वे केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक के रामगढ़ के अस्तित्व को खतरा है। राज्य सरकार बनने के बाद पुराने रिपोर्ट से उलट नया रिपोर्ट पेश कर कोल ब्लॉक को मंजूरी दी जा रही है। इसके अलावा टी.एस. सिंहदेव ने बीते दिनों रामगढ़ के स्थानीय ग्रामीणों के साथ बैठक की। उन्होंने ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की मुहिम शुरू करते हुए स्थानीय लोगों के साथ रामगढ़ संरक्षण और संवर्धन समिति के नाम पर गैर राजनीतिक दल का गठन किया। सिंहदेव ने कहा है कि खदान के कारण ऐतिहासिक रामगढ़ पहाड़ के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे के खिलाफ अगर खड़ा नहीं हुआ तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। इस बार धमतरी के दशहरा उत्सव में रावण कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ गया है। महंगाई की मार अब त्योहारों पर भी साफ दिखने लगी है। जहां एक और नगर निगम ने दशहरे के लिए करीब 2 लाख रुपए का बजट तय किया है, वहीं रावण के पुतले की लागत में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। दरअसल पिछले वर्षों की तरह इस बार भी रावण दहन के लिए भव्य पुतला तैयार किया जा रहा है, लेकिन उसकी कीमत अब पहले जैसे नहीं रही है। रावण बनाने वाले कलाकार प्रहलाद कुमकार ने बताया है कि 15 साल पहले उन्होंने एक रावण 7,000 रुपये में बनाया था, लेकिन इस बार उसकी कीमत 45 से 50,000 रुपये तक पहुंच गई है। इस संबंध में नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर ने जानकारी दी है कि इस बार दशहरा उत्सव के लिए लगभग 2 लाख रुपये का बजट तय किया गया है। इस बजट में पुतला निर्माण से लेकर आयोजन के अन्य खर्चों को भी समायोजित किया जाना है। हर साल की तरह इस बार भी दशहरे पर रावण दहन का आयोजन धूमधाम से किया जाएगा। फर्क इतना है कि इस बार महंगाई में रावण ने भी अपना सिर ऊंचा कर लिया है। रावण बड़े का है 40 फीट का रहेगा, मुझे लगता है। कितने दिन से बना रहे हो? करीब 4-5 दिन हो गए। कब तक बना के डिलीवर कब करना है? मतलब 10 लाख 2 दिन पहले मंगा है, मतलब एक दिन पहले तैयार हो जाएगा। इससे पहले और कब बनाया? इससे पहले 15 साल पहले बनाया। हाँ, तो इसका जो मटेरियल है क्या क्या यूज होता है इसमें? इसमें बांस है, तेरा है और पेपर है, मतलब कुछ चीज होता है इसमें। मिट्टी का कुछ नहीं होता। कितना महंगाई में फर्क कितना है पहले और अब? वही है, महंगाई तो एक ही बराबर है। देखिए, दशहरे के लिए नगर निगम की व्यापक तैयारी है। पिछले वर्ष की अपेक्षा हम लोग इस टाइम जो रावण का कद है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पिछले टाइम 35 फीट का रावण था, इस टाइम 40 फीट के मध्य का रावण का जो है वो प्लान कर रहे हैं। इसमें शीर्ष का हिस्सा ही उसका जो होगा वो 7 फीट के आसपास का होगा, बाकी धड़वड़ का हिस्सा जो होगा बाकी जो 35 फीट का होगा उसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा जो आतिशबाजी है वो भी भव्य रूप से देखने मिलेगा। व्यापक स्थल जो है स्थल को लेकर तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। स्थल की साफ सफाई, ट्रिमिंग, ये सब चीज़ें जो है प्रारंभ की जा चुकी हैं। इसके लिए पर्टिकुलर आदेश जो है कर्मचारियों को लगाने का भी आदेश जो है जारी हो चुका है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।